जय हिंद दोस्तों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर लाइट से जुड़ी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। साथियों, आज का जो प्रश्न है इसमें एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी के सभी आसान प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए परावर्तन के कारण, या बी प्रकीर्णन के कारण, या सी अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं। आपको चार ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत क्यों होता है। साथियों, यह जो प्रश्न है आप सभी ने कितनी बार पढ़े होंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। 9th में, 10th में, बोर्ड एग्जाम में, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर, सभी में, क्वेश्चन बैंक सभी के सभी में आपने यह सभी प्रश्नों को पढ़ा है। यह जो प्रश्न काफी इजी है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला प्रतीत होता है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 3 कि जो नेत्र निकट की स्थिति वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ए दूरदृष्टि, बी निकट दृष्टि, या सी जरा दृष्टि, या डी वर्धनाधत। तो आप सभी को बताना है कि मान लीजिए कि निकट की स्थिति वस्तु जो है, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उस मानव को नेत्र में कौन सा दोष हो गया है। तो वो देखिए, निकट की वस्तु अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो वो जो दोष होगा वो होगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है तो उसमें जो उसके आंखों में जो दोष होगा वो होगा दूरदृष्टि दोष। और यहाँ पर अगर कहा जाता है कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, उस मानव को नेत्र में कौन सा दोष होगा, तो वो होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी खूबसूरत प्रश्न है और काफी साधारण प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े कोई स्पेस में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। ए नीला, बी उजला, या सी लाल, या डी काला। साथियों, आप सभी को बताना है, काफी सरल प्रश्न है और काफी बार पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा दिखेगा। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर से देखते हैं आकाश को तो वो तो नीला दिखता है, मगर आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा पर अगर हम जाकर वहां से अगर देखें आकाश को तो वो कैसा दिखेगा। तो वो जो दिखेगा ना वो काला दिखेगा। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 5 काफी खूबसूरत प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। साथियों, अगर आप यह प्रश्न नहीं भी पढ़े होंगे ना तो यह प्रश्न को देखकर लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि यह इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होगा। तो एक तो चीज तय है कि यह जो है हमारी आंखों में ये कोई भी अगर प्रतिबिंब बनेगा, शैडो बनेगा, वो तो काल्पनिक बनेगा नहीं, ये तो आप कंफर्म मान लीजिए। वो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो छोटा बनेगा, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब अपने आंखों में नहीं बना पाएंगे। ठीक है, छोटा बनाएगा और उल्टा बनाएगा। ठीक है, वास्तविक बनाएगा और उल्टा तथा छोटा बनाएगा, तभी जाकर हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वो होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 6 कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन सा लेंस से किया जाएगा।
ए उत्तल, बी अवतल, या सी बाइफोकल, या डी सिलिंड्रिकल। तो आप सभी जानते हैं कि दूर की वस्तु को अगर दूर दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए, इलाज करने के लिए जो लेंस का प्रयोग करेंगे वो उत्तल होगा, और निकट की जो होगा वो अवतल होगा। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष का इलाज करने के लिए जो लेंस का हम प्रयोग करेंगे उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम जो लेंस का प्रयोग करेंगे वो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह सभी प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। यह सभी के सभी प्रश्न है, काफी साधारण प्रश्न है, और काफी बार प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में यह सभी प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें, और इजी भी है। आप 1-2 बार देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 आप सभी से पूछ रहा है कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। कहा जा रहा है कि मानव नेत्र के आंख पर कौन से भागों पर प्रतिबिंब बनता है। ए कॉर्निया, बी परितारिका, या सी पुतली, या डी रेटिना, या दृष्टिपटल। साथियों आप सभी से यह प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 7 का कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि मानव नेत्र के जो भाग है, रेटिना भाग है, उसी पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। या रेटिना दिया जाए या दृष्टिपटल दिया जाए, उसी पर जो है हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, यह भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। पूछा जा रहा है कि किस रंग का झुकाव, मतलब कौन सा रंग है जिसका डेंसिटी, जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम है, झुकाव अधिक होता है। ए लाल, बी पीला, या सी बैंगनी, या डी हरा। तो आप सभी जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसी रंग का होता है तो वो लाल का होता है, और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 9 कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, या डी पीला। साथियों अभी जस्ट सवाल नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अभी जो है सवाल नंबर 9 में पूछ लिया है वही कि कौन सा रंग का सबसे हाई तरंगदैर्घ्य होता है, तो वो जो है लाल का होता है। सबसे हाई, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो लाल रंगों में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम जो है वो बैंगनी में पाया जाता है। बैजा नी हा पी नाला, यह सूत्र है। यह सूत्र से आप समझ सकते हैं कि किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा और किसका कम होगा से। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी खूबसूरत प्रश्न है। सवाल नंबर 10 आप सभी से पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ कह रहा है दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष, यहाँ पर शब्दों का खेल कर दिया है। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ए गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी सम उत्तल लेंस, या डी अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस जो है वो नजदीक की वस्तु, नजदीक दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, वो प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस का। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 11 कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सार्वत्रिक विचलन होता है। कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर जब गुजरती है ना, जब गुजरती है तो वो कैसा रंग विचलन करती है। सवाल नंबर 11 आप सभी से पूछ रहा है कि कैसा रंग विचलन करेगी, सर्वाधिक विचलन होगा कौन सा रंग का। जब व्हाइट अगर कोई भी लाइट अगर पड़ेगी, ठीक है, प्रिज्म में, ठीक है, प्रिज्म में जब पड़ेगा तो वो सबसे ज्यादा शारीरिक विचलन कौन सा रंग करेगा, तो वो सबसे ज्यादा जो करेगा ना, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका ही सबसे ज्यादा करेगा श्वेत प्रकाश का इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है बैंगनी का। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की अधिकांश अपवर्तन होता है। सवाल नंबर 12 आप सभी से पूछ रहा है कि नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश रो की जो अधिकांश अपवर्तन होता है।
नेत्रोद्योग अंतर पृष्ठ पर, या बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों सवाल नंबर 12 आप सभी से पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें के अधिकांश अपवर्तन किसके माध्यम से होता है, मतलब बाहरी नेत्र का जो किरण है, जो प्रकाश लाइट जो जाता है, उसके बाद वो पुनः कौन सा विधि में निकलती है, कौन सा साइड में निकलती है, आँख के कौन सा साइड में वो हमारा जो लाइट है, लाइट रॉ जो है वो कौन से साइड में निकलती है हमारे आंखों में से। तो 4 ऑप्शन दिया गया, आप सभी को बताना है, नेत्रोद, अभिनेत्र, कॉर्निया या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आंखों में से अगर किसी लाइट को अगर पुनः वापस जाना है तो उसको कॉर्निया से होकर गुजरना होगा। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी खूबसूरत प्रश्न है, सवाल नंबर 13 कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि आकाश का जो रंग है नीला होने का जो कारण होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाशीय प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण आकाश का जो रंग जो है वो नीला होता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 14 कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, ए कॉर्निया, बी लेंस, सी पुतली या डी आइरिस। सवाल नंबर 14 आप सभी से पूछ रहा है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है। वहां निकलने के लिए पूछा जा रहा था और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ढुकने के लिए प्रकाश जो हमारे आंखों में घुसने के लिए कौन सा रास्ता पर लेगा, पुतली को लेगा, लेंस को लेगा, कॉर्निया को लेगा या आइरिस को लेगा। चलिए आप सभी को बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए अगर निकलने के लिए तो वो कॉर्निया का सहायता लेता है और ढुकने के लिए जो है ना वो पुतली का सहायता लेता है। जो हमारे आँख के वो जो कहा जाता है ना कि इसको बिल्ली की तरह आँख है, जो गोल गोल छोटा छोटा में डीपली जो रहता है उसी में पुतली होती है। ठीक है, तो घुसने के लिए वहां से लेगी और साइड का जो व्हाइट भाग है उसमें निकलती है तो वो कॉर्निया भाग होती है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 14 है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है, तो वो है पुतली के रास्ते से प्रवेश करती है मानवीय आँख में। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, ए कॉर्निया, बी लेंस या सी पुतली या डी आइरिस। सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश की परिणाम, तो उसका नियंत्रित कैसे, मैनेजमेंट कैसे करता है, कौन करता है, आंखों के कौन सा भाग है जो कमरे की तरह एकदम सेम टू सेम जो आंखों में जो आ जाता है, कोई भी रॉ कोई भी किरण जो आ जाता है तो उसको एनालाइज कैसे करता है, उसको परिणाम को नियंत्रित कौन करता है, कौन सा भाग करता है। तो वो जो है देखिए निकलने का काम करता है कॉर्निया, लेंस देखने का काम किया जाता है, पुतली जो है प्रकाश को लाने का काम करता है, आइरिस जो है ना वो परिणाम को नियंत्रित करता है कि इसको माइंड तक भेजे या नहीं, कि इसको अनदेखा किया जाए, वो जो कार्य करता है वो आइरिस करता है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, ऐसे आपसे लगभग जितने भी आप सभी छात्र देख रहे हैं वीडियो, आप सभी बताइएगा कि कैमरे को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर कैमरे के हिंदी में अगर आप सभी जानते हैं तो आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज जो काफ़ी अच्छा है और आपका जो तैयारी है वो भी बहुत ही अच्छी होगी। कैमरे के अगर जगह पर आपको दूसरा शब्द कैमरे के हिंदी शब्द अगर लिख दिया जाए तो लगभग बच्चे का विकेट गिर जाएगा। जो छात्र अगर कैमरे की हिंदी नहीं जानते हैं सो क्या कि क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर यहाँ पर अगर शब्दों का खेल कर दिया जाए, कैमरे की हिंदी क्या होता है आप सभी बताइए। कैमरे का जो हिंदी होता है वो होता है प्रतिबिंब पेटी। प्रतिबिंब पेटी को हम इंग्लिश में कैमरा कहते हैं। मोबाइल का जो कैमरा होता है उसका जो हिंदी होता है वो प्रतिबिंब पेटी होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रतिबिंब पेटी की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। अगर ऐसे आप लोगों से पूछ लिया जाता क्वेश्चन तो आप सभी का लगभग छात्रों का जो है विकेट गिर जाता। ठीक है, तो आप लोग इसका हिंदी मीनिंग भी समझिएगा, क्योंकि शब्दों का खेल ज़्यादा होता है थ्योरी में। ठीक है ना, थ्योरी में सबसे ज़्यादा खेल होता है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 16 कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष या डी मोतियाबिंद। साथियों आप सभी को सवाल नंबर 16 पूछ रहा है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस
दूर फोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है तो उसमें कौन सा दोष होगा। सवाल नंबर 16 आप सभी से पूछ रहे थे। देखिए, निकट दोष और दूरदृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु भी नहीं उसको दिख रहा है, कोई कोई मानव होता है कि उसको नज़दीक का वस्तु भी नहीं दिखेगा, दूर का भी वस्तु नहीं दिखेगा, तो उसमें कौन सा दोष उसके हो गया है, उसको कौन सा दोष हो गया है। तो देखिए, उसमें जो दोष हो गया है वो उसका जाड़ा दृष्टि दोष हो गया है। उसमें जो दोष हो गया है, उत्पन्न हो गया है, वो जाड़ा दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ज़्यादातर मोतियाबिंद जो होता है वो 55 साल 60 साल के बाद की होती है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष जो है यह बच्चों में, जवान में और बूढ़ा में, यह तीनों में पाए जाते हैं। ये तीनों अवस्था में जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष पाया जा सकता है। मगर जाड़ा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद जो है 50 के बाद ही पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बूढ़े लोगों को ही नज़दीक के वस्तु और दूर की वस्तु लगभग साफ नहीं दिखाई देता है, या नज़दीक के वस्तु या दूर के वस्तु एगो कोई दिखाई देगा, एगो नहीं दिखाई देता है। मोतियाबिंद में ज़्यादा यह होता है। ठीक है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा जाड़ा दृष्टि दोष। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है और लगातार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से है कि यह पूछ रहा है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन का आंख कितना दूरी बिंदु को देख सकता है स्पष्ट। 25 सेंटीमीटर, बी 0 या सी 250 सेंटीमीटर या डी अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक। तो साथियों, आप सभी को बताना है कि एक स्वस्थ आंख दूरी जो है कितना से कितना दूरी तक देख सकता है। तो देखिए, पहला नंबर तो हमारा जो आंख है वो अनलिमिटेड देख सकता है, अनलिमिटेड नजरिया तक देख सकता है, और कम से कम जो है ना वो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक को अच्छे से देख सकता है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अगर सपोज कीजिए एक पूछता है कि एक स्वस्थ आंख कितनी दूरी तक देख सकती है, अगर यहाँ पर अगर अनंत से 25 सेंटीमीटर नहीं रहता तो आप 25 सेंटीमीटर मार देते तो वो भी आपका आंसर सही होता है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। ए परितारिका द्वारा, या बी पुतली द्वारा, या सी दृष्टि पटल द्वारा, या डी पक्षभावी पेशियों द्वारा। साथियों, आप सभी से पूछा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है किसमें। तो वो जो किया जाता है ना वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है। पक्षमाभी पेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण क्या है। कह रहा है कि मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी नहीं कम हो जाती है और अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तु फोकसित करने लगती है। तो ऐसा हो जाने का कारण क्या है। ए जड़ा दृष्टि दोष के होने के कारण, या समंजन के कारण, या सी निकट दृष्टि के कारण, या डी दीर्घ दृष्टि के कारण। तो देखिए, समंजन के कारण जो है ना हमारा जो है समायोजित जो है, समंजन का काम क्या होता है कि हम जो देख रहे हैं ना वो हमें परछाई की तरह, वो प्रतिबिंब की तरह दिखे, ऊपर नीचे बुलबुला टाइप का दिखे, उसमें ही समंजन का पॉइंट पाया जाता है। ठीक है। तो मानव नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी समोजित अलग अलग दूरियों पर जो रखी वस्तु सही से नहीं फोकसित हो पाता है, तो वो जो दोष होता है वो समंजन दोष के कारण होता है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 18 की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है। साथियों, यह पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है। चलिए इसका हम लोगों ने कर लिया था। अब जो है सवाल नंबर 20 है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाए मगर आपका जो आंखों से जो देखने का जो क्षमता है वो कम हो जाए तो वो कौन सा दृष्टि दोष आपका हो जाएगा, आपको बताना है। निकट या दूरदृष्टि या जड़ा दृष्टि दोष या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपका देखने का जो लेंस का जो फोकस जो है ना, फोकस जो डिस्टेंस जो अगर वो कम हो जाएगा ना तो आपको जो है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ को आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए।
साथियों यह रहा आपको अब 20 प्रश्न। अगर 20 प्रश्न में से अगर आप 16-17 प्रश्न अगर सही सही जवाब दे पा रहे हैं ना, तो आपका जो बिहार पॉलिटेक्निक में धमाल मचाने के लिए आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी है। क्योंकि अगर यह सभी 20 में से अगर 15-10 इस तरह का अगर आपको सही हो पा रहा है तो आप बिहार पॉलिटेक्निक में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के जो एग्ज़ाम होता है उसमें इतना आसान प्रश्न नहीं पूछेगा। यह प्रश्न पूछेगा 2-4 लेवल का पूछेगा। मतलब देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक में 90 प्रश्न पूछा जाता है ना, तो उसमें से 30 प्रश्न जो होता है वो इजी पूछा जाता है। तो इजी में यही सब प्रश्न रहेगा ना, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल रहता है, ज़्यादातर हार्ड प्रश्न रहता है। ठीक है, तो अगर 20 में से अगर 10 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी तैयारी थोड़ी कमी है। अगर 20 में से अगर 16-17 प्रश्न सही किए हैं तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।